वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा डीसी मशीन का लेक्चर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे डीसी मशीन में जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप, मतलब डीसी जनरेटर में वोल्टेज कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो की बात कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लेवल कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड और तीसरा था ओवर कंपाउंड। तो लेवल कंपाउंड में क्या होता है कि जो जनरेटेड वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल टू होता है। अंडर कंपाउंड में क्या होता है कि जो जनरेटेड वोल्टेज है वो ज़्यादा होता है, टर्मिनल वोल्टेज कम होता है। और जो ओवर कंपाउंड है उसमें क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम थोड़ा गलत लिख दिए थे, तो ये देख लो। इसके बाद हम देखते हैं कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ कैसे बनता है। तो इसके लिए हम अलग अलग जनरेटर देखते हैं। जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी फील्ड होती है उसको हम अलग से एक्साइटेड करते हैं, ये डीसी सोर्स लगा के। ये हमारा आर्मेचर इसमें जब घूमता है तो इसके कंडक्टर से ईएमएफ, जिसके कंडक्टर से जो फ्लक्स है वो कट होता है, जिससे इसमें एक ईएमएफ बन जाता है। ये तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में होता है। लेकिन जब हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की बात करें, जैसे सेल्फ में क्या क्या आता है, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। तो जब हम इसकी बात करें इन तीनों की, जो सेल्फ, एक, तीन जो जनरेटर होते हैं ये आते हैं सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। तो जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है इसमें वोल्टेज बिल्डअप कैसे होगा ये हमें देखना है, क्योंकि ये इसकी जो कॉइल होती है आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्टेड होती है, शंट की शंट में होती है, ये सीरीज में कनेक्टेड होती है। इसमें कोई अलग से सोर्स नहीं होता, तो हमें फील्ड बनाने के लिए इसमें कोई अलग से सप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो ये इसी के जनरेटेड ईएमएफ से इसमें वोल्टेज बिल्डअप होता है। तो वो कैसा होता है अब हम आगे देखेंगे। वोल्टेज बिल्डअप से पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी मटेरियल के लिए, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके लिए बीएच कर्व क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल का कर्व है, जो कि यहाँ पे इसमें फ्लक्स क्या है, स्टार्टिंग में फ्लक्स क्या है, ये स्टार्टिंग है, इसमें फ्लक्स क्या है, फाई। ठीक है, जो क्या है, जीरो है, ये जीरो है। जब उसमें हम करंट को बढ़ाएंगे, जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट के, मतलब फील्ड करंट जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे फ्लक्स हमारा बढ़ते जाएगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे अपने फील्ड करंट को जैसे ही बढ़ाया तो ये हमारा फ्लक्स से ऐसे करके बढ़ गया। ठीक है, ये हो गया फ्लक्स डेंसिटी, मतलब फ्लक्स ऐसे करके बढ़ गया। लेकिन हम जब सप्लाई हटाते हैं तो फ्लक्स में जीरो आना चाहिए, तो जीरो ना आकर क्या होता है, ऐसे रिवर्स होता है। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट तक आता है जब हमारी फील्ड करंट क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो जो ये होता है यहाँ से यहाँ तक का जो फ्लक्स होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल फ्लक्स। ठीक, ये हो गया हमारा रेसिडुअल फ्लक्स। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा कि ये कितना होगा, ये मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर। ठीक है, और इसी को ये किसके कारण होता है, तो ये होता है रिटेंटिविटी के कारण। ठीक है, ये होता है, जो फ्लक्स है इसमें बच गया। जब ये एसी का केस है तो ये इधर नीचे जाता है, जब हम डीसी का केस लेंगे सेम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, मान सकते हैं कि यहाँ पे हो गया हमारी फील्ड करंट, यहाँ पे हो गया हमारा फ्लक्स। जब डीसी की बात करेंगे ना तो ये यहाँ से स्टार्ट तो होगा, लेकिन वापस आते वक्त क्या होगा, यहाँ तक आएगा, ये जीरो नहीं जाएगा। तो ये हो गया हमारा रेसिडुअल फ्लक्स, मतलब जो थोड़ा सा फ्लक्स हमारे मैग्नेटिक मटेरियल में बच जाता है उसी को बोलते हैं हम रेसिडुअल फ्लक्स। ठीक है, तो जब हम यहाँ से फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये हम बढ़ाते गए तो ये फ्लक्स जो है ऐसे ऐसे करके यहाँ तक बढ़ेगा, और इसके बाद जब हम आगे बढ़ाएंगे ना तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट क्यों हो गया, ये कांस्टेंट इसलिए होता है कि यहाँ पे आ जाता है सेचुरेशन का केस। सेचुरेशन क्या होता है, तो सेचुरेशन वो होता है कि जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल में यहाँ पे करंट बढ़ाएंगे, फील्ड में, फील्ड वाइंडिंग जैसे करेंगे तो उसमें करंट बढ़ाएंगे, तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा, करंट बढ़ाने पे भी हमारा जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा नहीं, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, सेम ही डीसी के केस में भी होगा कि यहाँ से जो आगे पॉइंट आएंगे जब कोई कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। तो यहाँ हमारा क्या समझना था हमको, रेसिडुअल फ्लक्स क्या होता है। अब हम देखेंगे वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस। इसके लिए हम लेते हैं शंट जनरेटर। ठीक है, ये हमारा है
शंट जनरेटर। ठीक है, तो वोल्टेज बिल्डअप के लिए सबसे हम पहले ये देख लेते हैं कि वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो जनरेटेड ईएमएफ होता है तो होता है 5 ZNP/60A। इसको हम देखें, इसमें यदि कांस्टेंट हटा दें तो हमारा इजी हो जाता है प्रोपोर्शनली फाइव और एन के। ठीक है, तो इजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम फाइव मान सकते हैं। यदि हम उसको रेटेड स्पीड पर घुमा रहे हो, हमारी स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी। स्पीड को क्या कर दिया हमने, एन को कर दिया रेटेड स्पीड। ये डायरेक्ट फाइव पे करेंगे, और जो हमारा फाइव होता है वो काहे पे डिपेंड करता है, आई फील्ड पे। ठीक है, तो ये डायग्राम में हम समझ लेते हैं कि ये जो हमारा है फील्ड है, फील्ड में फ्लो होने वाली करंट क्या है, आई एस एच है। फील्ड का रेजिस्टेंस क्या है, आर एस एच है। और ये हमारा आर्मेचर है, आर ए इसका रेजिस्टेंस है आर्मेचर का। ठीक है, और ये हमारे ब्रशेस है, और ये फ्लो होने वाली आर्मेचर से करंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम। तो हम इसको ओपन के केस में जब पढ़ेंगे, जब हम ओपन सर्किट के केस में पढ़ रहे हैं, ये हमारा टर्मिनल क्या है, दोनों ओपन है। तो हम जब इसको पढ़ेंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर एस एच, वो क्या हो जाएगा, ईजी अपॉन में आई एस एच। ठीक है, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज ये हो गया, यहाँ से इसके अक्रॉस वोल्टेज ये, और इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है ये आई एस एच। ठीक है, तो ये जो आर एस एच हो गया, ये हो गया हमारा फील्ड रेजिस्टेंस। और जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमने वही दिखा है कि ये आर्मेचर जनरेटेड है ईएमएफ, और ये हो गया फील्ड करंट। आर्मेचर ईएमएफ अपॉन फील्ड करंट, ये हो जाता है हमारा रेजिस्टेंस। ये हो गया रेजिस्टेंस की लाइन, जो होता है हमारा फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया फील्ड रेजिस्टेंस। अभी हमने पढ़ा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये जो हमारा है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारा इतना जो भाग है ये हो गया हमारा रेसिडुअल फ्लक्स। जो मैग्नेटिक मटेरियल है हमारे फील्ड में, उसमें इतना फ्लक्स क्या है, पहले से ही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो जब हम इसमें आर्मेचर को रोटेट करेंगे तो इसमें जो फ्लक्स है पहले से ही है, तो इसके कंडक्टर को कट करेगा, और उसके कारण क्या होगा कि जो फील्ड में करंट बढ़ जाएगी, ये इतनी करंट बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ तक। तो उसके कारण क्या होगा कि जो हमारा जो ये पोल होता है कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, इसमें हो गई हमारी वाइंडिंग्स, तो इसमें क्या होगा, फाइव फील्ड होगा। तो जो फाइव फील्ड कटेगा वो कुछ इस टाइप से फील्ड में करंट फ्लो होगी। तो फाइव फील्ड के फ्लक्स में कट होगा, उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो जनरेट होगा कुछ ना कुछ। वो ईएमएफ के कारण जो हमारी आईएसएच है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और जब फील्ड बढ़ेगा आईएफ, ये आईएफ बढ़ेगा, फिर हमारा फाई बढ़ेगा। ठीक है, और फाई बढ़ेगा तो हमारा ईजी बढ़ेगा। सेम प्रोसेस ये चलते रहेंगी। इसके कारण यहाँ पे इतना बढ़ेगा, उसके बाद फिर ये सेम ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, ये आईएफ हो गया, फिर इसमें एडिटिव होगा, ये फाई एफ में ऐड होगा, उसके बाद हमारा वोल्टेज फिर बढ़ेगा, उसके बाद ऐसे डॉट डॉट करके बनाते ऐसे फिर बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा वोल्टेज यहाँ तक चले जाएगा, ये यहाँ तक हमारा क्या चले जाएगा, ईजी। उसके कारण फिर क्या होगा, ईजी बढ़ने के कारण फिर फील्ड में करंट बढ़ेंगे, हमारा फील्ड करंट बढ़ने से फिर फ्लक्स बढ़ेगा, और फिर हमारा ईएमएफ फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलते रहेगा आगे तक। ठीक, ये यहाँ तक। जब यहाँ पे इसको लाइन को कट करेंगे, रेजिस्टेंस लाइन को, हमारा जनरेटेड ईएमएफ, इसके बाद में ईजी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद ये बढ़ेगा नहीं। तो जो हमारा ईएम जनरेशन था वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा था कि हमारी कॉइल किस टाइप से कनेक्टेड है। मतलब जो यहाँ पे फाई एफ है, उसमें जो आई एफ हमारा बढ़ते जा रहा था, ठीक है, आई एस एच के कारण, आई एस एच बढ़ते जा रहा था, उसके कारण आई एफ बढ़ते जा रहा था। यदि मान लो कि हम वाइंडिंग को उल्टा लगा देते, और जो हमारा फाई एफ है उसके कारण ये एडिटिव ना होके क्या होता, ये माइनस हो जाता। यदि इसकी पोलरिटी ऐसी होती तो हम ऐसी पोलरिटी में इसको कनेक्ट कर देते, इसके कारण ये माइनस हो जाता, तो ये हमारा जीरो पे चले जाता। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि हमारा कॉइल का कनेक्शन किस टाइप से है, वोल्टेज बिल्डअप इस पे भी डिपेंड करता है। अब हम रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस लाइन थी ये वाली, ये होगी रेजिस्टेंस लाइन। मान लो कि हम जिसका रेजिस्टेंस है उसमें चेंज लाते, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या था, एक बार देख लेते हैं हम, आर एस एच ई जी अपॉन में आई एस एच। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस।
यदि हमारा रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होता, ठीक है, तो पहले हम कम करते। यदि रेजिस्टेंस हमारा ऐसा होता, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे कट करता। मतलब जो हमारा वोल्टेज जनरेटेड होता ईजी, वो काफ़ी स्टेबल होता इधर तक, ठीक है। और ज़्यादा कम होता, ये और ज़्यादा स्टेबल होता इधर तक, ठीक है। ये हो गया हमारा आर की वैल्यू। अभी आर की वैल्यू जितनी कम होंगी, आर फील्ड की, और अब मान लो कि हम क्या करते हैं कि आर जो हमारी है वैल्यू उसकी बढ़ाते जाते हैं। तो जब हम आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है, यदि हम यहाँ से बढ़ाएंगे तो हमारी इस पॉइंट पे हमारा रेजिस्टेंस यहाँ तक वोल्टेज क्या है, बढ़ते जाएगा, और उसके बाद में फिर इधर कांस्टेंट होगा। हम आर की वैल्यू और बढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से बढ़ा देंगे इसके पैरेलली, तो हमारा वोल्टेज जनरेशन कहाँ तक होगा, बिल्डअप कहाँ तक होगा, यहाँ तक। यदि आर की वैल्यू हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे ऐसे, ठीक है, तो हमारा वोल्टेज बिल्डअप सिर्फ यहाँ तक होगा, इसके बाद हमारा वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। तो जो आर की ये वैल्यू होती है यहाँ पे, उसको बोलते हैं आरसी। आरसी बोले तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस, क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो जो हमारे क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू पे भी हमारा जो वोल्टेज जनरेशन है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारे जो फील्ड करंट, जो फील्ड है, उसका रेजिस्टेंस यदि क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, यदि क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा वो मिनिमम रेजिस्टेंस है आर्मेचर फील्ड का। जिससे ज्यादा यदि रेजिस्टेंस होगा तो हमारा वोल्टेज बिल्डअप क्या होगा, नहीं होगा। ये होता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस। और जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ है वो हमारी स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो इजी का फॉर्मूला आया था वो क्या था, फाई इंटू एन आया था, मतलब स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है। तब स्पीड की टर्म में देख लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारी स्पीड है, यहाँ से जब हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो हमारा जो बिल्डअप है वोल्टेज का वो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और स्पीड को बढ़ाएंगे तो ये रेसिडुअल यहाँ से ऐसे करके जाएंगे, मतलब वोल्टेज बिल्डअप क्या होगा, ज़्यादा होगा हमारा और जल्दी होगा। और स्पीड को बढ़ाएंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। ये तो बढ़ाने का केस हो गया। जब हम स्पीड को कम करेंगे, ठीक है, ये हमारी स्पीड कम करेंगे, ये रेसिडुअल से कम करेंगे, ठीक है, तो ये इससे पैरेलली आ गया मान लो, तो हमारा वोल्टेज बिल्डअप यहाँ तक हुआ। और स्पीड को कम करेंगे तो ये ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे कट करेगा, और यदि स्पीड को हम कम करते जाएंगे, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो यहाँ पे आएगा स्पीड को कम करने में, ठीक है। तो ये जो स्पीड होती है, ठीक है, तो इस स्पीड से यदि कम जनरेटर घूमेगा, एनएस जो स्पीड होती है इसको बोलते हैं एनसी। तो इस स्पीड से यदि कम घूमेगा तो हमारा वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड, एनसी, ठीक है। तो जो हमारे पॉइंट निकल के आए वो देख लेते हैं। पहला फर्स्ट हमारा था कि हमारा जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और जो हमारी स्पीड होना चाहिए वो क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो हमारी पोलैरिटी होना चाहिए, मतलब जिस पोलैरिटी कि हमारी कॉइल किस टाइप से कनेक्ट है, तो उसका प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। मतलब पोलैरिटी कैसे होनी चाहिए, एडिटिव, मतलब जुड़ने वाली पोलैरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फ्लक्स बिल्डअप के लिए, फ्लक्स ने ईएमएफ बिल्डअप के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और आगे देखते हैं अपन इसको, वोल्टेज बिल्डअप इन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो जो वोल्टेज बिल्डअप होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में, उसके लिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ कंडीशंस होती है, उसको सेटिस्फाई करना होता है। तो वो क्या होती है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं कि पोल शुड कंटेन सम रेसिडुअल फ्लक्स। तो जो हमारे पोल होंगे उसमें कुछ ना कुछ रेसिडुअल फ्लक्स चाहिए हमें, ठीक है। क्यों चाहिए वो देख लेते हैं कि जो रेसिडुअल फ्लक्स होगा पोल में, उसको जब हम आर्मेचर को घुमाएंगे तो उसके कंडक्टर कट करेंगे, तो उसके कारण आर्मेचर में एक ईएमएफ आएगा, ठीक है। उस ईएमएफ के कारण फील्ड उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट है। यदि हम शंट जनरेटर की बात करें तो फील्ड उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट है, उसमें वो वाला ईएमएफ फिर जाएगा और उससे फ्लक्स एड होगा, ठीक है। उसके कारण उसमें आईएफ फ्लो होंगी, फ्लक्स एड होगा, फिर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और जो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती है तो फ्लक्स से जो जनरेटेड ईएमएफ उसकी वैल्यू बढ़ते जाएंगी। तो ऐसा हमारा वोल्टेज बिल्डअप होता है। तो हमारा रेसिडुअल फ्लक्स हमें चाहिए
पोल में। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। जब हम सेकेंड की बात करेंगे तो द फील्ड वाइंडिंग इन आर्मेचर वाइंडिंग शुड बी करेक्टली कनेक्टेड सो द इनिशियल एमएमएफ विल एड रेसिडुअल फ्लक्स। ठीक है, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होंगी और आर्मेचर वाइंडिंग होंगी, इसको हम यहाँ डायग्राम में समझते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर हो गया, इसके साथ ये हो गई फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग है, तो जो फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन है ना, ये प्रॉपर होना चाहिए। ये यदि ये हम इसको पोल मान लेते हैं, तो इसमें हमारा इस डायरेक्शन का रेसिडुअल फ्लक्स है, तो ये वाइंडिंग इस टाइप से होना चाहिए कि इसका जो फ्लक्स बनेगा वो भी ऐसा ही बनना चाहिए, ताकि जो हमारा फाई आर आएगा वो एडिटिव होगा, ये इसमें ऐड करते जाएगा, फ्लक्स वैल्यू बढ़ते जाएंगे, साथ में हमारे ईजी की वैल्यू भी क्या होंगी, बढ़ते जाएंगी। यदि हम इसको नेगेटिव पोलैरिटी में जोड़ देंगे या गलत या उल्टी पोलैरिटी में जोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये एडिटिव ना होके क्या होगा, इससे माइनस होगा और हमारा रेसिडुअल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और हमारा वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। ये भी बहुत जरूरी है कि जो वाइंडिंग होंगी फील्ड वाइंडिंग, उसके टर्मिनल कैसे कनेक्टेड होना चाहिए, करेक्ट कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग शुड बी लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो हमारा जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है वो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी वैल्यू होती है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, जो आरसी है। ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस वही होता है कि रेसिडुअल फ्लक्स के कारण इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसमें फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आरसी वो रेजिस्टेंस है जो इसमें करंट को फ्लो नहीं होने देगा, उस करंट को, तो ये आरसी की वैल्यू उससे कम होनी चाहिए, ताकि जो हमारा रेसिडुअल फ्लक्स रहेगा उसके कारण कंडक्टर कट करेगा, उस ईएमएफ आएगा, उससे करंट फ्लो होंगी, वो इसमें आसानी से फ्लो हो और वोल्टेज बिल्डअप हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो वो मिनिमम रेजिस्टेंस जिसके जिसके नीचे, ठीक है, वो मिनिमम रेजिस्टेंस जिससे यदि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल रेजिस्टेंस। अगला है स्पीड ऑफ द जनरेटर शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, अभी हमने देखा ग्राफ में ये हमारा रेजिस्टेंस का था, और उसके बाद हमारी इस यहाँ से रेसिडुअल फ्लक्स था। ठीक है, ये स्पीड थी, स्पीड हम जैसे जैसे कम कर रहे थे तो एक स्पीड के बाद क्या हो रहा था कि हमारा वोल्टेज बिल्डअप नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा था, तो ये होती है हमारी क्रिटिकल स्पीड। तो वोल्टेज बिल्डअप के लिए ये जरूरी है कि स्पीड हमेशा क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ द लोड शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो ये हमारा होता है सीरीज जनरेटर के केस में, हम इसको आगे देखेंगे। ब्रशेस शुड हैव प्रॉपर कनेक्ट विद द कम्यूटेटर। इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे देखते हैं ये डायग्राम में, ये हमारा ब्रशेस है। ठीक है, ये और ये, तो ब्रश कनेक्टेड है, उसके बाद में हमारी क्या है, उससे फील्ड कनेक्टेड है, तो ब्रश से ही होते हुए फील्ड में क्या जा रहा है, हमारा करंट जा रहा है। तो ये ब्रश ही प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होंगे तो इसमें फाई ही नहीं बनेगा, इससे हमारा वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। लास्ट में क्या है, when all the condition are perfectly satisfied the voltage buildup happen rapidly कम्यूटेटिंग अप टू द सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, तो जब हमारा वोल्टेज बिल्डअप होता है, एक पॉइंट के बाद ये क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है, सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है कि उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएंगी तो हमारा जो जनरेटेड ईएमएफ है यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये होता है वोल्टेज बिल्डअप इन शंट जनरेटर की बात कर रहे थे हम। ठीक है, शंट जनरेटर की बात कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम डेफिनेशन देख ले क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो इट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग अबव व्हिच जनरेटर डज नॉट बिल्ड ईएमएफ। तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर में जो हमारा जनरेटर है ईएमएफ को जनरेट नहीं करेंगे। इसके लिए हम देख लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस की लाइन है। ठीक है, और ये हमारा रेसिडुअल फ्लक्स है यहाँ तक, इसके बाद में वोल्टेज ईएमएफ है। ठीक है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो ये होते जाएगा ऐसा ग्राफ, ये होगा पैरेलली, और उसके बाद ये ऐसा। तो जो ये हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आया, ये वाला, ठीक है, ये R3 R2, इसका R1 है, तो इस रेजिस्टेंस जो R3 को लाइन कट करेंगी ईएमएफ वाली, इसको बोलते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्रिटिकल रेजिस्टेंस से हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इधर कम होनी चाहिए। R3 यहाँ सबसे बड़ा है, R2 R1 और R, ठीक है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, इसलिए हमारा वोल्टेज बिल्डअप होगा। अब हम स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी स्पीड है, क्रिटिकल स्पीड क्या होती है, तो जो हमारा वोल्टेज बिल्डअप के लिए एक मिनिमम स्पीड से ज्यादा होना चाहिए स्पीड, उससे कम स्पीड होगी तो हमारा वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। इट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द जनरेटर बिलो विच जनरेटर डज नॉट बिल्ड अप वोल्टेज, मतलब उससे नीचे वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। अब हम वोल्टेज बिल्डअप देखेंगे सीरीज जनरेटर में। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कंडीशन है।
पोल शुड कंटेन रेसिडुअल फ्लक्स, ठीक है, पोल में रेसिडुअल फ्लक्स तो होना ही चाहिए जब हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की बात करेंगे, ठीक है। मतलब ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस वाली लाइन, तो यहाँ पे रेसिडुअल फ्लक्स होना ही चाहिए, तभी इससे ऊपर ऐसे वोल्टेज बिल्डअप होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, फील्ड इन आर्मेचर शुड बी करेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, एडिटिव पोलैरिटी होना चाहिए, मतलब उसमें एड होना चाहिए फ्लक्स में, तभी वोल्टेज बिल्ड होगा, जो अभी देखा हमने। टोटल रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। जब हम सीरीज की बात करेंगे तो इसमें ऐसे आर्मेचर कनेक्ट होता है, ये आर्मेचर, ठीक है, ये सीरीज फील्ड, और इधर क्या होता है, यहाँ पे लोड होता है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है लोड के साथ सीरीज में है, तो इसमें लोड का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा, आर एस सी प्लस आर एल। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। स्पीड शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड, जो स्पीड है वो भी क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होना चाहिए। द टर्मिनल शुड बी क्लोज्ड विथ सम लोड, ठीक है, कुछ ना कुछ लोड के साथ क्लोज्ड होना चाहिए। जब क्लोज्ड होगा तभी हमारा यहाँ पे जो फील्ड में रेसिडुअल के कारण जो ईएमएफ बनेगा, उसके कारण यहाँ से करंट फ्लो होंगी, आई एस एच इक्वल टू, इसमें आई ए इक्वल टू आई एल होती है, ठीक है। तो उसके कारण इसमें फ्लक्स होगा, करंट जाएंगी, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे ही हमारा वोल्टेज बिल्ड होगा, तब जब भी हमारा क्लोज होगा कुछ ना कुछ लोड के साथ में। तो ये होता है सीरीज जनरेटर में। इसके बाद हम देख लेते हैं कंपाउंड जनरेटर में। तो एज द कंपाउंड जनरेटर ऑन नो लोड इज क्वाइट सिमिलर टू द शंट जनरेटर, ठीक है। हम यहाँ पे कंपाउंड जनरेटर बना लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट शंट वाला बना लेते हैं, ठीक है, दोनों के लिए सेम ही होगा। तो ये हो गया, यहाँ पे हमारी क्या होंगी, फील्ड वाइंडिंग होंगी, यहाँ पे हमारी सीरीज वाइंडिंग होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इसको रोटेट करेंगे तो सेम केस बनेगा शंट वाला, कि यहाँ आईएसएच फ्लो होंगी, ठीक है। और यदि यहाँ पे कोई लोड भी लगा हुआ तो जब हम कंपाउंड जनरेटर की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो कम्युलेटिव कंपाउंड होगा तो उसको एडिटिव पोलैरिटी होती है, तो उसके कारण क्या होगा कि ये इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स जो होगा फाई एस एच, वो एडिटिव होगा, वो प्लस होगा, तो उसके कारण यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप होगा। लेकिन जब हम करेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की बात, तो उसमें क्या होता है कि जो फाई एस एच होता है उसमें से माइनस होता है फाई सीरीज, तो उसके कारण क्या है, इसमें वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की बात करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं हम सीरीज कॉइल को। यदि सीरीज कॉइल को ही शॉर्ट कर देंगे हम, तो ये जो सीरीज जो माइनस हो रहा था ये हट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, फाई एस एच बचेगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि हमारा वोल्टेज बिल्डअप हो पाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में। तो ये था डीसी जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप, ठीक है। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।